नमस्कार दोस्तों। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत के द्वारा सिंधु जल समझौता था उसे सस्पेंड कर दिया था, यानी उसे निलंबित कर दिया था। तो उसके बाद पाकिस्तान पर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर सिंधु नदी का जो पानी है वो सूखता गया, तो पाकिस्तान की जो हालत है वो लगातार बिगड़ती गई। और रिसेंटली पाकिस्तान के द्वारा यूएन के अंदर एक आपातकालीन संदेश भेजा है, यानी पाकिस्तान अब जो है इसे एक वाटर क्राइसिस के तौर पर शो करना चाह रहा है। यानी अभी हाल ही में एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस के तौर पर यूएन में पाकिस्तान के द्वारा इसे शो करने की कोशिश की है कि भारत के द्वारा इस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके पाकिस्तान के अंदर इस तरीके का क्राइसिस ला करके खड़ा कर दिया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सिंधु जल समझौता इंडस वाटर ट्रीटी यानी आईडब्ल्यूटी के निलंबन ने पाकिस्तान के लिए एक अभूतपूर्व जल संकट ला करके खड़ा कर दिया है। भारत के इस कड़े रुख के बाद पाकिस्तान की स्थिति न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और इसके अलावा रणनीतिक रूप से भी अत्यंत संवेदनशील हो गई है। यानी वाटर ट्रीटी के सिर्फ सस्पेंड होने से सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान के अंदर ना जाने से ही पाकिस्तान की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि वो इकोनॉमिकली, सोशली एंड इसके अलावा स्ट्रेटेजिकली तीनों तरीके से उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। और एक तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है एक जल संकट आकर के खड़ा हो चुका है। अब डेटा साझाकरण और सूचना प्रणाली के ठप होने की बात करें तो भारत ने समझौते को स्थगित करने के बाद पाकिस्तान के साथ महत्वपूर्ण जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करना बंद कर दिया है। यानी जो महत्वपूर्ण डाटा इन नदियों से संबंधित भारत पाकिस्तान के साथ साझा करता था, पाकिस्तान को भेजता था, वो भारत के द्वारा भेजना बंद कर दिया है। बाढ़ की चेतावनी का अभाव। 23 अप्रैल 2025 से भारत ने नदियों से संबंधित बाढ़ की चेतावनी के संदेश भी भेजना बंद कर दिया है। और सामान्यतः ये जो सूचना है वो 1 जुलाई से 10 अक्टूबर के बीच जो है भेजी जाती थी, जो पाकिस्तान के लिए बाढ़ प्रबंधन हेतु जीवन रक्षक साबित होती थी। यानी बाढ़ काफ़ी ज़्यादा आती है तो उसके लिए भारत पाकिस्तान को एक अग्रिम चेतावनी संदेश भेजता था, और उसी के हिसाब से पाकिस्तान जो है बाढ़ प्रबंधन करता था। और ये जो संदेश है वो 1 जुलाई से 10 अक्टूबर के बीच में भेजना था, लेकिन भारत के द्वारा इस संदेश को भी भारत के द्वारा भेजना बंद कर दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह संकट में फंस गया है कि उसे वो बाढ़ प्रबंधन कैसे करे। अगर अचानक बाढ़ आ गई तो पाकिस्तान की हालत बुरी तरह ख़राब हो जाएगी। एंड सिंचाई संबंधी आंकड़ों की रोक। तो पश्चिमी नदियों जिसमें सिंधु, झेलम, चेनाब के खरीफ और रबी सीजन के सिंचाई आंकड़ों को भी भारत के द्वारा साझा करना बंद कर दिया है। इससे पाकिस्तान अपनी फसल योजना बनाने में असमर्थ हो रहा है। यानी भारत के द्वारा अपना डाटा साझा करना बंद कर दिया है और पानी की जो ट्रीटी है वो सस्पेंड कर दी है। तो पाकिस्तान की हालत पूरी तरीके से वल्नरेबल हो गई है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब वो अपनी फसल की योजनाएं भी नहीं बना पा रहा है। जब भारत अपनी जो फसल के आंकड़े हैं वो नहीं भेज रहा है तो पाकिस्तान अपनी फसल की योजनाएं नहीं बना पा रहा है। इतनी ज़्यादा हालत जो है ख़राब हो गई है। एंड इसके अलावा कृषि और खाद्य सुरक्षा पर सीधा प्रहार। पाकिस्तान एक कृषि प्रधान देश है और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था सिंधु नदी की बेसिन पर टिकी हुई है। यानी 80% निर्भरता की बात करें तो पाकिस्तान की कृषि जल संबंधी आवश्यकताओं का 80% हिस्सा है वो इसी बेसिन से पूरा होता है। और इस समझौते के निलंबन से देश की खाद्य सुरक्षा पर सीधा संकट मंडरा गया है। यानी पाकिस्तान की जो बेसिक ज़रूरतें हैं ज़्यादातर कृषि के संबंध में, तो वो ज़रूरतें 80% तक इसी बेसिन से पूरी हो जाती हैं। और जैसे ही ये वाटर ट्रीटी के जरिए सस्पेंड हुआ है, ये समझौता वो निलंबित हुआ है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर खाद्य सुरक्षा पर सीधा का सीधा आकर के संकट मंडराने लगा है। पाकिस्तान की हालत जो खराब हो गई है। एंड इसके अलावा 240 मिलियन लोगों की आजीविका का इसमें सवाल है। तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र में आने वाली किसी भी रुकावट का अर्थ है कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी के लिए आजीविका का संकट। यानी पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई रोजगार नहीं है जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ सके। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर है वो कृषि ही होती है। और जिस प्रकार से भारत के द्वारा पानी को रोका गया है तो उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोगों की आजीविका है वो पूरी तरीके से ठप हो गई है, उस पर संकट आ पड़ा है। एंड इसके अलावा रिसेंटली जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था तो उस हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि वाटर एंड इसके अलावा ब्लूड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। यानी जो पानी है और जो खून है वो एक साथ नहीं बह सकते। ये सिग्नल प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था
तो उस हमले के तुरंत बाद दिया गया था। तो रक्त और पानी की जो रणनीति है उसका भी प्रभाव पाकिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा है। भारत ने 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अपनी नीति को पूरी तरीके से बदल दिया है। आतंकवाद और राष्ट्रीय कूटनीति का जुड़ाव, तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी का बयान है कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यह स्पष्ट करता है कि भारत अब जल समझौते को पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध एक रणनीतिक हथियार के रूप में देख रहा है। यानी पाकिस्तान जिस प्रकार से अपनी भूमिका आतंकवाद के लिए और भारत के खिलाफ उपयोग कर रहा है और ज़्यादातर आतंकवादियों को भारत के लिए भड़का रहा है और अपनी ज़मीन का उपयोग करने दे रहा है, तो अब भारत के द्वारा अपनी जो नीति है उसे पूरी तरीके से बदल लिया गया है, अपडेट कर लिया गया है। अब भारत की नीति ये है कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन को जब तक आतंकवादियों से खाली नहीं करता और आतंकवादियों को अपनी ज़मीन को उपयोग ना करने की अनुमति नहीं देता, यानी जब तक उन्हें नहीं रोकता है तब तक पानी पर किसी प्रकार की बात नहीं होगी। तो यहाँ पर इसे एक रणनीतिक हथियार के तौर पर भारत यूज़ कर रहा है। एंड इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो भारत की नई रणनीति या डॉक्ट्रिन के तहत जब तक पाकिस्तान अपनी ज़मीन पर मौजूद आतंकवादी ढांचे को नष्ट नहीं कर देता तब तक भारत पानी की चर्चा पर वापस नहीं लौटेगा। यानी भारत जो है किसी भी हालत में जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को घर की तरह अपने रिश्तेदारों की तरह बसा करके रखेगा तब तक भारत जो है इस वाटर ट्रीटी पर दोबारा से विचार नहीं करेगा। एंड इसके अलावा पाकिस्तान की भंडारण अक्षमता की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान की स्टोरेज जो वल्नरेबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा सामने आई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका खराब जल प्रबंधन और भंडारण क्षमता की कमी है। यानी पाकिस्तान के द्वारा ना तो पानी का जल प्रबंधन किया गया है एंड ना ही उसके द्वारा भंडारण की क्षमता की गई है, यानी भंडारण के लिए इनो जो है उसकी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। भंडारण की कमी की बात करें तो भारत द्वारा पानी के प्रवाह या डेटा में किसी भी प्रकार के बदलाव को झेलने के लिए पाकिस्तान के पास पर्याप्त बांध या फिर जलाशय नहीं है। यानी अगर भारत कोई डेटा नहीं भेजता है या फिर एकदम बाढ़ आती है तो पाकिस्तान के पास ऐसा कोई बांध या जलाशय नहीं है कि पाकिस्तान उसे रोक सके। एंड इसके अलावा अनिश्चितता के माहौल की बात करें तो डेटा की कमी के कारण पाकिस्तान यह अनुमान ही नहीं लगा पा रहा है कि पानी का प्रवाह कब कम होगा और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी तो वो क्या करेगा। इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि उससे उसकी जो संवेदनशीलता है वाटर वल्नरेबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा है। और ये कहीं ना कहीं अब आकर के जग जाहिर भी हो चुकी है कि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पाकिस्तान जो है उसे पानी को रोक सके। यानी पाकिस्तान के पास ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है और भारत की दी हुई सूचना पर डिपेंड करता था। तो भारत के द्वारा भी वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके अपनी सूचनाएं देना बंद कर दिया है। एंड इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण चुनौतियों की बात करें तो पाकिस्तान पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रति दुनिया के सबसे संवेदनशील देशों में से एक है। यानी पाकिस्तान के अंदर जलवायु परिवर्तन की वजह से हालत वैसे ही खराब है, उसकी स्थिति ऐसी है कि एकदम अगर जलवायु परिवर्तन से अगर बाढ़ वगैरह आ गई तो पाकिस्तान वैसे ही डूब जाएगा। ग्लेशियरों का पिघलना यानी तेजी से पिघलते ग्लेशियर भूजल के गिरते स्तर ने पाकिस्तान के जल तंत्र पर पहले से ही दबाव बढ़ा रखा है। और दोहरी मार की बात करें तो एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं जिसमें सूखा और बाढ़ और दूसरी तरफ भारत के द्वारा सूचना देना बंद कर दिया है, तो पाकिस्तान को एक जल दिवालियापन यानी वाटर बैंक्रप्सी की ओर धकेल दिया है। यानी जिस प्रकार से पिघलते ग्लेशियर उनका पानी का जल स्तर बढ़ जाता है एंड इसके अलावा भूजल स्तर नीचे गिरता हुआ जा रहा है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान की स्थिति वैसे ही खराब है। उधर भारत के द्वारा सूचनाएं देना बंद कर दिया है तो उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की स्थिति और ज़्यादा खराब हो चुकी है। एंड इसके अलावा ये पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनके द्वारा यूएन में इस प्रकार के अपने स्टेटमेंट दिए गए हैं कि भारत पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, पर इनके द्वारा भारत की एक शर्त नहीं मानी जा रही है कि यह आतंकवाद जो दुनिया के लिए खतरा है उसे अपनी ज़मीन को उपयोग करने की ये अनुमति क्यों देता है। ऐसे इसके द्वारा अभी तक इसके ऊपर कोई ना तो जवाब दिया गया है, लेकिन भारत के द्वारा ये वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है तो उसके ऊपर ये बोलने खड़ा हो चुका है कि भारत जो है पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस लाने पर तुला हुआ है और इस प्रकार से पाकिस्तान की हालत जो है भारत की वजह से खराब हो चुकी है। एंड इसके अलावा क्षेत्रीय स्थिरता एंड इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चिंता, तो पाकिस्तान इसे एक वैश्विक संकट के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। एंड जल का शस्त्रीकरण वेपनाइजेशन ऑफ वाटर, यानी
पाकिस्तान के प्रतिनिधि उस्मान जदून ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के इस कदम को पानी का शस्त्रीकरण करार दिया है। यानी इसके द्वारा कहा गया है कि भारत पानी को एक शस्त्र की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं भारत, जो वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 के अंदर, 1960 के अंदर, उसका भारत उल्लंघन कर रहा है। क्षेत्रीय अस्थिरता, तो पाकिस्तान का दावा है कि भारत के इस कदम से दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा है, क्योंकि जल संकट अक्सर बड़े संघर्षों का कारण बनते हैं। यानी पानी की कमी के कारण पाकिस्तान की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब होते हुए भी ये भारत जैसे देश को धमकी देने की कोशिश कर रहा है कि पानी की वजह से जो है दक्षिण एशिया के अंदर अक्सर बड़े बड़े संघर्ष हो सकते हैं। यानी ये भारत को भी धमकी देने की कोशिश कर रहा है। अपनी स्थिति तो इसके बूते संभल नहीं रही है, लेकिन अपने पड़ोसी देश जिसके द्वारा इसका गला दबा दिया गया है, उसके बावजूद उसे धमकी देने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, कम से कम इससे इतना पता चल रहा है कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा विकसित राष्ट्र है और कितना ज़्यादा इस्लामिक कंट्री है, और सबसे ज़्यादा पावरफुल इस्लामिक कंट्री इसे ही माना जाता है, क्योंकि इसके पास जो न्यूक्स हैं, यानी जो परमाणु हथियार है, तो उसकी वजह से इसे ही इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। तो कितना ज़्यादा शक्तिशाली देश है, इसकी स्थिति कितनी ज़्यादा मजबूत है, ये आपने इस वीडियो में समझ ही लिया होगा। तो दोस्तों, ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा, एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप में सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।